लेकिन टाइम तो अभी ना पानी में बोले हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है सर अल्लाह का जी शुक्र। सर जी, आप सुनाई? बस वंडरफुल, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब ठीक हैं? जी सर अल्लाह का शुक्र है। चलो माशाल्लाह। अभी चार पाँच पाँच लोग हैं। ठीक है ठीक है। अ, हाँ जी, कैसी क्लास जा रही है? वंडरफुल सर। समझ आती है? जी सर। जी। अभी और भी सोनिया बेटा, आप सोनिया सोनिया बोल रहे हो? जी सर। नहीं सर, सॉरी। सोनिया भी हैं। सोनिया कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। चले माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अभी अभी जस्ट एज फर्दर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ज्वाइन, सो इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। सर लास्ट नो लेक्चर ने सर, अटेंड नहीं किया था सर, इसलिए क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें एक्चुअली ठीक है। मैंने भी नहीं अटेंड किया था। हम्म। तो ये मैंने आज आप लोगों को जो पिछली भी हैं और इसके अंदर सिनेरियो प्लानिंग है फॉर कॉस्ट फॉर साइटेड, वो था, वो मैंने भिजवा दिए हैं। ये जिस तरह लाइक दिस वन, और आज हमने वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द गेम थ्योरी। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ टॉपिक ऑफ योर आउटलाइन। ठीक है। स्टूडेंट्स अभी अभी सिर्फ पांच लोग हैं मेरा ख्याल, चार पांच लोग। अजीम, आई आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल अजीम ने अभी नहीं शायद ज्वाइन किया। कौन कौन लोग हैं जरा थोड़ा सा बताएंगे जी प्लीज। सर सोनिया है, उसामा गुलजार। उसामा जी। है, और जी इनके अलावा कौन है जी प्लीज? चलें, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हम लोग जी स्टार्ट कर लें हम लोग फिर। सर जैसे आप चाहें सर। जी जी, मेरा ख्याल है अभी अब टाइम हो गया है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सर ओके, स्टार्ट करें आप। थैंक यू। अच्छा जी, एक्चुअली देयर इज गेम थ्योरी, और यू नो दैट फॉर strategic planning sometime we have to find options, create a solutions through the game theory. So actually game theory developed by Professor John von Neumann and Oscar Morgenstern in 1928. Game theory is a body of knowledge that deals with making decisions. तो एक्चुअली इन गेम थ्योरी बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि ये वो एरिया है, फील्ड है नॉलेज का, कि जिसमें हम डिसीजन मेकिंग, चूँकि यू नो वी हैव फाइनली टू मेक अ डिसीजन। नो, डिसीजन मेकिंग इज व्हाट, पहले तो हम जरा थोड़ा सा डिसीजन और डिसीजन मेकिंग, सोनिया बेटा क्या होता है? सर बेसिकली हमें कुछ सिनेरियोज होते हैं, उस बेस पे हमने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा बेटर रहेगा। लाइक किसी प्रोजेक्ट पे भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। श्योर। तो उस एक्चुअली हिसाब से हमने उनको उनकी देखनी होती है सिनेरियो के हिसाब से कि कौन सा बेटर है।
फिर उस हिसाब से हमने उसकी वेट एलोकेट करने होते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट करना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली बिल्कुल ठीक है कि decision is involved whenever there are two or more than two options are there and we have to choose the best one. So selecting the best among the different alternative is called decision making. ठीक है जी, choosing the best among the different alternative. और लिहाजा इसमें हमने गेम थ्योरी भी हम यूज़ करते हैं ताकि वी आर सपोज टू मेक अ डिसीजन के विच ऑप्शन इज मोर बेटर, जस्ट लाइक हम जिस तरह गेम खेलते हैं। द अप्रोच ऑफ गेम थ्योरी इज टू सीक टू डिटर्मिन राइवल्स मोस्ट प्रॉफिटेबल काउंटर स्ट्रेटजी टू वंस ओन बेस्ट मूव। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें हम एक्चुअली जिस तरह एक गेम थ्योरी के अंदर आपका जो अपोनेंट होता है उसकी मूव जो है और चैलेंज जो है उसको बेस बना के आप फिर अपनी मूव चलाते हो। इसी तरह गेम थ्योरी भी एक अप्रोच है जिसमें आप टेक्निकली अपना जो कंपेटिटर है जिसके साथ आप मुकाबला करना चाहते हो, आप उनकी मोस्ट जो काउंटर स्ट्रैटेजी टू ओन बेस्ट मूव के मतलब है, काउंटर स्ट्रैटेजी का मतलब है कि उनकी जो स्ट्रैटेजीज को नलीफाई करने के लिए जो आप उसके अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसको आप क्या नाम देते हो? काउंटर स्ट्रैटेजी। मसलन आप यूं समझें कि देयर इज ए बी सी डी ई एफ जी एच फर्म्स आर देयर, उनमें से हम समझते हैं कि लेट्स से आई मीन मेरी डायरेक्ट जो कंपेटिटर फर्म है वो एन है और हम जी हैं। अब एन की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको हम सीख करके डिटरमिन करके फिर उन स्ट्रैटेजीज के लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज हमने बनानी ताकि उनका मुकाबला हम कैसे कर सकें। बस उसको हम क्या नाम देते हैं? गेम थ्योरी कहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो कंपैरेटिव सिचुएशंस गेम थ्योरी, और इसके अंदर आप लोग दैट देयर इज अ प्योर स्ट्रैटेजी, आई मीन लाइक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज गेम अरिथमेटिक मेथड बना, और फिर स्ट्रैटेजीज गेम ग्राफिकल मेथड। ये हम उस लीनियर स्ट्रैटेजीज मीन हम उस तरीके से कभी हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से फिर हमने उनमें से चूज़ करना होता है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, आप देखिए जो हमारे की एलिमेंट्स ऑफ गेम हैं वो ये चीज़ें हैं जिनको हमने ज़रा ये रेड मुख्तलिफ कलर में शो किया है। प्लेयर, तो प्लेयर्स हु इज़ इंटरेक्टिंग, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनको हम प्लेयर्स कहते हैं। स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ ईच प्लेयर इन व्हाट ऑर्डर डू, तो जो ईच प्लेयर है उनकी जो ऑप्शंस हैं और वो जो क्या क्या कर सकते हैं, ये बच्चों इसमें हम उनको स्ट्रैटेजीज कहते हैं। और डू प्लेयर एक्ट आगे फिर पे ऑफ्स हैं, हाउ डू स्ट्रैटेजीज ट्रांसलेट इनटू आउटकम्स। मतलब असल में आपके फिर ये हैं कि अगर आप स्ट्रैटेजीज जो अडॉप्ट करो कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं आपको जो अल्टीमेट मिलेंगे, वो पे ऑफ्स हैं। और व्हाट आर प्लेयर प्रेफरेंसेस ओवर पॉसिबल आउटकम, इंफॉर्मेशन, बिलीव्स, व्हाट डू प्लेयर्स नो बिलीव अबाउट द सिचुएशन। ठीक है जी। और व्हाट एक्शन डू दे ऑब्जर्व बिफोर मेकिंग डिसीजन, और फिर रैशनैलिटी, हाउ डू प्लेयर थिंक। तो इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो प्लेयर्स होना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजीज होना ज़रूरी है, पे ऑफ का ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन और बिलीव्स का, और रैशनैलिटी का। ये इसके बेसिक्स मीन दैट्स की एलिमेंट्स है। तो माय डियर, इसको क्लासिफिकेशन में हम अगर देखें तो हम 2 पर्सन गेम, जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, और प्योर स्ट्रैटेजी गेम और मिक्स स्ट्रैटेजी गेम हम कर सकते हैं। तो 2 पर्सन गेम में अ गेम विद टू नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारी वो होती है जीरो सम गेम, अ गेम इन विच सम ऑफ अमाउंट्स won by all winner is equal to sum of amount lost by all loser। तो ये बड़ी जीरो सम थ्योरी आप जानते हैं क्या होती है चीज? नहीं सर। अच्छा, इस सेंटेंस को क्या समझे हैं कि अ गेम इन विच सम ऑफ अमाउंट्स ग्रुप वॉन की बाय ऑल बात होती विनर। है शायद। जी, मतलब तो ग्रुप्स की आपस में बात होती है ना, कि एक ग्रुप है उसका दूसरे ग्रुप के साथ मतलब कंपटीशन है और उनमें से एक ग्रुप जीत जाता है। लाइन से तो यही समझ आया मुझे।
नहीं बेटा, ऐसा थोड़ा सा नहीं है। जीरो सम थ्योरी या जीरो सम गेम, देखिए ऐसा है, फर्ज करें कि हम में 4 लोग हैं, ठीक है, या अगर फर्ज करें, मैं सिंपली बात को समझाने के लिए, हम दो दो प्लेयर्स हैं कंपटीशन के अंदर। तो आप ये बताइए कि अगर एक पार्टी ने 100 रुपए जीते हैं तो दूसरी पार्टी ने 100 रुपए क्या किया होगा? आ रहे होंगे। तो बेटा जी, अगर जिसने जीते वो प्लस है और जिसने हारे हैं वो नेगेटिव है, तो प्लस नेगेटिव क्या बन गया? जीरो। क्लियर? क्यों जी? अच्छा, उस्मान, ये क्लियर हुई बात? So got it, sir. देखिए ना, बात यह है कि जीरो सम का मतलब है कि द सम ऑफ ऑल आउटकम्स वुड बी जीरो। उसकी वजह यह है कि अगर 2 लोग हैं, 2 में से एक विनर है एक लूजर है, तो विनर का प्लस है और जो लूजर का जीरो है, नेगेटिव है, तो प्लस नेगेटिव मिलके अल्टीमेटली फिर कहाँ आ गए? जीरो पे आप आ गए। तो वो ये कहते हैं कि जीरो सम गेम के अंदर अगर किसी की टोटल जो गेन्स हैं, जो अमाउंट्स वॉन बाय अ गेम इन विच सम ऑफ अमाउंट्स वॉन बाय ऑल विनर, कि अगर किसी ने जो जीते हैं उन तमाम का सम जब आप इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट लॉस्ट बाय ऑल लूजर, चूंकि अगर 8 लोग हैं, उनमें से अगर फर्ज करें 3 लोगों ने विन किया है तो बाकी 5 ने लूज किया है, तो मेरा ख्याल है जो विनिंग होगी वो बराबर किसकी होंगी? लूजिंग के। तो अगर आप इन सबको करें तो अल्टीमेट क्या बनेगा? जीरो। ये बात क्लियर होगी जी बच्चों? जी सर। सोनिया, क्लियर है? जी सर। तो ये है। अच्छा, नॉन जीरो सम गेम में, अ गेम इन विच द सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस आर नॉट इक्वल। प्योर स्ट्रेटेजी गेम में क्या होता है? गेम इन विच बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच प्लेयर इज टू प्ले वन स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द गेम। अब जैसे होता है कि समटाइम मैं एक स्ट्रेटेजी मैं यूज की, उसकी वजह से मैं जीता हूं, तो मैं हर जगह वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूं। और मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि गेम इन विच ईच प्लेयर इंप्लाइज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट टाइम्स इन द गेम। और मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मैं कभी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूं, कभी ग्रोथ इस्तेमाल करता हूं, कभी एग्रेसिव इस्तेमाल करता हूं, कभी रिट्रीट। तो कभी आप अपनी जरूरत के मुताबिक कभी अटैक करें, कभी पीछे हटें, कभी कुछ करें। इसको हियर दे हैव गिवन अ नेम ऑफ तो द मिक्स स्ट्रेटेजी। लिहाजा क्लासिफिकेशन 4 इन्होंने की हैं जी। टू टू पर्सन गेम, जीरो सम गेम, नॉन जीरो गेम, प्योर स्ट्रेटेजी गेम और मिक्स स्ट्रेटेजी, ये 4-5 हैं जी। अच्छा, इसी तरह एक सैडल पॉइंट मेथड है। एट द राइट ऑफ ईच रो, राइट द रो मिनिमम एंड अंडरलाइन द लार्जेस्ट ऑफ देम। एट द बॉटम ऑफ ईच कॉलम, राइट द कॉलम मैक्सिमम एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट ऑफ। देखिए, सैडल पॉइंट बेसिकली पता क्या है? कि एक ऐसा पॉइंट कि जिसमें अगर आप मैक्सिमम लिख रहे हो तो साथ आप मिनिमम भी लिख रहे हो, मतलब इक्वलाइज कर रहे हो। इसको उन्होंने, दे हैव गिवन द सैडल्ड पॉइंट्स इन द गेम थ्योरी अप्रोच। और ये हमारी लाइकवाइज ये गेम थ्योरी के हवाले से बच्चों ये बात क्लियर होगी। तो बहरहाल गेम थ्योरी एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम एक ऐसी स्ट्रेटजी ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कंपेटिटर हमारे सामने है उसके मुताबिक हम गेम प्लान बनाते हो। तो मेरा ख्याल है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए है वो, डियर स्टूडेंट्स, इज classification: 2-person game, zero sum game, non-zero game, sum game, pure strategy game, or mixed strategy game. But this is, I think, a sufficient one for you people to learn about game theory. ठीक है जी? ओके। अच्छा जी, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है जी? The competitive कंपेटिटिव intelligence. इंटेलिजेंस। ये बच्चों क्या होता है कंपैटिटिव इंटेलिजेंस? So information gathering, sir. हाँ जी, इस असल में जब हम सी आई की बात करते हैं ना, देखिए एसएम के अंदर एक सी ए का लफ्ज इस्तेमाल है, कंपैटिटिव एडवांटेज, और एक सी आई का इस्तेमाल होता है, कंपैटिटिव इंटेलिजेंस। असल में कंपैटिटिव इंटेलिजेंस का मतलब है, इंटेलिजेंस मीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, शेयरिंग या रिकॉर्डिंग, डेटाबेस बनाना।
तो आप यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपेटिटर, क्योंकि आपको अपने कंपेटिटर की बेसिक इंफॉर्मेशन और उन सब बेसिक कोर इंफॉर्मेशन के बारे में नेचुरली यू विल बी डेवलपिंग अ सिस्टम कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, उनकी प्रोडक्ट क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस, उनकी वीकनेसेस क्या, ये द कंप्लीट डाटा वुड बी मेंटेन्ड एंड इंफॉर्मेट डाटा वुड बी गैदर्ड, और फिर आप उससे इंफॉर्मेशन, ये जो आपने एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है अपने कंपेटिटर का, तो माय डियर इसको हम क्या नाम देंगे, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस, CI। यू गॉट द पॉइंट। अच्छा आप देखिएगा बेसिकली क्या है कि द एबिलिटी टू फोकस अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखा आपने, असल में आपने अटेंशन पे करनी है कि मुख्तलिफ जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस मीन के, यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है उसके मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट्स के ऊपर। अब जैसे अभी मैंने बात कही है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कंपेटिटर आर हियर, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, what are the price level of such products, like क्वालिटी लेवल उनकी क्या है, डिज़ाइनिंग में क्या है, कस्टमर उनकी नेचर, प्राइसिंग, ये सब इस चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जो डाटा आप इकट्ठा करोगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली इंटेलिजेंस, या इसको हम ये कॉम्पिटिटिव बात। इंटेलिजेंस। अच्छा अब देखिए फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टेक्निकली क्या है। देखिए आप कलेक्ट करते हो बेटा, और फिर दैट इज अपग्रेड इंफॉर्मेशन, अभी मैं पढ़ता हूँ, और फिर प्रोडक्ट मच रिक्वायर्ड इनसाइट, और फिर डिसएमिनेट रिपोर्ट, असल काम आपका फिर रिपोर्ट डिसएमिनेट करना होता है। अब कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब सवाल पैदा होता है कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर आपने अपग्रेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू इंटेलिजेंस यूजिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, फिर आपने उनको अपग्रेड करना है और मुख्तलिफ एनालिटिकल कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करते हुए फिर आपने प्रोड्यूस करना है मच रिक्वायर्ड इंसाइट एंड प्रोपोजिशन, फिर उनके बारे में आपने मुख्तलिफ अपनी इंसाइट के और प्रोपोजिशन डेवलप करनी होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, और फाइनली आप डिसमिनेट रिपोर्ट टू डिसीजन मेकर फॉर इफेक्चुअल लेवरेज, मीन के उसके फाइनल बेनिफिट और जो फ़ायदे हो सकते हैं उसके लिए। तो बात क्या बनी, फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस क्या है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, फिर हमने उसको अपग्रेड इंफॉर्मेशन करना, फिर प्रोड्यूस आई मीन मच रिक्वायर्ड इंसाइट एंड प्रोपोजिशन, और फिर रिपोर्ट को डिसैमिनेट करना। अब आई डोंट थिंक सो कि डिसैमिनेट का मतलब ये नहीं कि आपने इंफॉर्मेशन बाहर देनी है, बेसिकली अपनी कंपनीज के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आप उनको अपने कंपेटिटर के बारे में वो मतलब फॉर एग्जांपल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि जी R&D के हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि उनकी कम प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसी है, तो ये आपके पास डाटा होना चाहिए, क्योंकि कल को आप इस डाटा को शेयर कर सकते हैं अपने R&D के साथ या अपने प्रोडक्शन वालों के साथ, और फिर आप आपके डिज़ाइन में कोई खामियां हैं या उनके, तो उसके बारे में आप फिर इम्प्रूव या उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस। अच्छा अब देखिए कैटेगरीज ऑफ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस, बड़ी सिंपल बात है माय डियर। आपको मार्केट इंटेलिजेंस चाहिए, कंपेटिटर इंटेलिजेंस है, पार्टनर इंटेलिजेंस है, कस्टमर और प्रोस्पेक्ट इंटेलिजेंस, और टेक्निकल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। यहाँ माय डियर मैं जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, तो इट मीन दी डाटा चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मार्केट से मुतल्लिक, कंपेटिटर के मुतल्लिक, पार्टनर इंटेलिजेंस के मुतल्लिक, ठीक है, और कस्टमर और प्रोस्पेक्ट इंटेलिजेंस, और फिर यहाँ कस्टमर और प्रोस्पेक्ट इंटेलिजेंस से मतलब है कि फ्यूचर में वो कस्टमर जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ये उनका है डाटा। और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मुतल्लिक मीन के जो टेक्निकल मामलात हैं, प्रोडक्ट हैं, डिज़ाइनिंग है, क्वालिटी है, उसके मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट्स हैं, उनको आप यू नीड इंफॉर्मेशन। तो अब कंपेटिटर इंटेलिजेंस माय डियर,
This involve monitoring and analysis of key competitors or budding competitors, new competitors and probable competitors के बारे में। तो अब देखिए पोजीशनिंग एंड इंटेलिजेंट फॉर्म में आप इंटेलिजेंट फॉर्म क्या है कि वो आई मीन लाइक इंटेलिजेंट स्किल्स, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, इंटेलिजेंट कल्चर और इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए ये इंटेलिजेंट फॉर्म्स होती हैं कि जो स्किल, सॉल्यूशंस, कल्चर और स्ट्रेटजी में इन चीज़ों को यूज़ कर सकें माय डियर। नाउ यू कैन सी ये हमारे पास एक मैकिन्जे 7S फ्रेमवर्क मॉडल है और हम इसको देख सकते हैं। इसको देखिए, देखिए इसका मतलब यह है कि 7S फ्रेमवर्क मॉडल competitive intelligence is in an organization fails because of lack of congruence between chosen strategy and following 7 element। अब वो कहना चाहते हैं कि जब हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे कंपेटिटर और दो डाटा अगर नहीं मालूम होता तो माय डियर हम देन वी मे बी फेल्ड वन सॉरी। अब वो क्या है, वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ आवर कंपेटिटर, अबाउट द सिस्टम ऑफ आवर कंपेटिटर, स्टाइल विच आर यूज्ड, स्टाफ of different level, skills which may be used, structure which may be used और ये शेयर्ड वैल्यू है बेसिकली। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको 7S के नाम से भी और रिमेंबर ये मैकिन्जे 7S का फ्रेमवर्क है। तो टेक्निकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि वी शुड नीड data regarding the competitive intelligence of our competitor in terms of strategy, in terms of system, in terms of style, in terms of staff, in terms of skills, in terms of structure, and in terms of shared value. So this is, my dear students, is regarding the competitive intelligence. Please. सर एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे आप कंपटीशन तो है मार्केट में, तो हमें कैसे मतलब अंदाजा हो सकता है कि हमारा कंपेटिटर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है? मतलब ये तो काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, तो कंपेटिटर को तो नहीं, जैसे हमारा कंपेटिटर है तो हमें कैसे पता होगा कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है? जी जी इसके लिए कौन से मतलब प्रोसीजर्स या मतलब थोड़ी एग्जांपल से कोई बात समझाएं, जी जी। समझ देखिए नहीं आ रहा। बात यह है कि बड़ी इजी बात यह है कि आप मुझे, मैं इसकी एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और हमारी ISI का क्या बेसिकली काम है और उनकी रॉ का क्या काम है। हालांकि वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरली उनका जो इंटेलिजेंस ये शेयरिंग वो करते हैं, वो अपने ज़राए है, किसी जगह स्पॉइनेज करते हैं, किसी जगह किसी और को यूज़ करते हुए अपने बंदे छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ सफारतकार होते हैं, उनसे कोई मीटिंग्स होती हैं, तो इंडिया कोशिश कर रहा होता है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या क्या और किन किन एरियाज़ के अंदर उसकी क्या डेवलपमेंट है, ये उन्होंने डाटा अपने पास मेंटेन रखना है। अगर हमारी आर्मी को और हमारी एयरफोर्स को ये नहीं पता कि इंडिया के पास इस वक्त जहाज़ कौन से हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ कौन सी हैं, उनके एयर आई मीन जो एयरपोर्ट्स हैं कहाँ कहाँ से वो उड़ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये माय डियर दे मस्ट हैव टू गैदर अ डाटा फ्रॉम अ डिफरेंट चैनल, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इंडियन होगी वो हमारे बारे में जान रहे होते हैं। तो माय डियर जो आपकी बात है ना, वो आप देखो, हम इस तरह नहीं होता कि जी वो मतलब है कि जी हम डायरेक्टली उनको जा देखो, बात है कि कंपनी की मुख्तलिफ ज़राए हैं, फिनेंशियल रिपोर्ट्स उनकी पब्लिश होती हैं, उनके कोई एग्रीमेंट्स होती हैं, उनकी कोई प्रोडक्शन का सेल, आप मार्केट से डाटा उनसे नहीं पूछोगे, मार्केट से डाटा आप लेते हैं। मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं कि जी फ़र्ज़ करें मार्केट शेयर इस वक्त कोक वालों का 40% है, कोक को किन किन एरियाज़ में एज है, मार्केट और मार्केट सर्वे कंडक्ट करवाते हैं और वो सर्वे की बेसिस के ऊपर यू मे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये फ़र्ज़ करें बात बताऊं कि इस वक्त सपोज ऑटोज़ के अंदर होंडा है, सुजुकी है, टोयोटा है। अब होंडा वालों को सुजुकी और टोयोटा और जितनी भी
कंपनीज हैं, जो कंपीटिंग फर्म्स हैं, तो उनके बारे में बेटा जी आपको उन लोगों को डाटा मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि सुजुकी का इस वक्त मार्केट शेयर कितना है, सुजुकी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, सुजुकी के प्रोडक्ट के फीचर कौन से हैं, क्लाइंटेज कितनी है, प्राइसिंग कौन कौन सी है, स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करती हैं। इसी तरह टोयोटा वालों का भी पता होना चाहिए। अब ये सारे का सारा जो डाटा मुख्तलिफ ज़राए से वो गैदर करेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, तो वो कंपनी से जाके नहीं मांग रहे होते, उनके अपने ज़राए हैं, उनके अपने चैनल्स हैं, और वहाँ से वो दे आर सपोज टू, लेकिन अल्टीमेटली फिर उस डाटा को वो एनालाइज करके फिर उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उस दैट्स व्हाट आई थिंक दे कि ये उनके लिए ज़रूरी है। सोनिया क्लियर है? सर क्लियर है। सर एक बात यही है कि ये लीगली तो नहीं, अनएथिकली, अनएथिकल तो नहीं होता ना? मतलब कि अगर लाइक जैसे कोई स्पाई, वो हमारे लाइक एक इंडस्ट्री है, ये कंपनी कह लें, तो दो कंपनीज हैं आपस में, उनका कंपटीशन है। तो अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में कोई एज ए स्पाई भेज देती है कोई पर्सन को एज एन एजेंट, मतलब कि वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करेगा, तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी स्ट्रेटजीज यूज बेटा हो रही हैं। एक ये ऐसा भी अगर होता इस है। तरह की, तो ये देखिए, इलीगल नहीं है? नहीं देखिए, आप इलीगल क्या कि आप अगर उनके बंदे को हायर पैकेज दे के अगर आप अपने पास ले आते हैं, और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी जो वो बंदा परफॉर्म कर रहा था आपको पता चल सकता है। अब ये तो चीज़ें चलती है ना मार्केट के अंदर, ठीक है ना जी, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा है, और आप और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह एक कंपनी एक्वायर करती है, एक्वायर एक फ्रेंडली एक्विजिशन होती है, एक हॉस्टाइल एक्विजिशंस होती हैं, जिसमें आप उनको कहते हैं जी हम खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं बिकना चाहते, तो फिर मार्केट में आप शेयर और मुख्तलिफ और टेक्निक इस्तेमाल करते हो। तो बेटा जी इसके अंदर भी इसमें यही है कि जो ये चीज़ है, स्पाइनेज का मतलब है कि ये है कि आप क्रिटिकल होकर डाटा को सीख करते हैं उनकी मुख्तलिफ ज़राए से, अखबारी रिपोर्ट। अभी जिस तरह ये जर्नलिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं अपने ज़राए से, गवर्नमेंट तो नहीं उनको बता रही होती बाज़ का डायरेक्टली, लेकिन वो मुख्तलिफ लोगों को के साथ उनके लिंक होते हैं, और मुख्तलिफ तरीकों से इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं और आके रिपोर्ट अपनी उसमें प्रोग्राम करते हैं। तो बात ये है कि आपने मुख्तलिफ कंपनीज के बारे में आप बेसिकली उनके जो कॉस्ट मिक्स है उसका बहरहाल आपकी एक वे है, मुख्तलिफ चीज़ है कि उस ज़राए से आपने डाटा जो आप इसेंशियल समझते हैं कि हमें उनका पता, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्कों के बारे में डाटा गैदर करते हैं, इस तरह आई जस्ट हैव गिवन एग्जांपल, जैसे बहुत ज़रूरी है कि आज हमें मतलब है कि जी इंडिया के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बहुत क्रिटिकल होगा, वो जानता है कि हमारी आर्मी और क्या क्या कैसे, इसी तरह हम हमारी भी मुख्तलिफ एजेंसियाँ करती हैं, वहाँ से डाटा गैदर करती हैं। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी आजकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए डाटा बहुत इसेंशियल होता है, और वो डाटा आप के पास होगा तो देन यू कैन एनालाइज योर कंपेटिटर, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ अपनी अटैक्स कर सकते हो। बहरहाल इंफॉर्मेशन के बगैर तो ये काम नहीं होता। और इसी तरह जिस तरह अगर आईसीएमपी और आईसीआई आई कैप वाले अगर आपस में कंपेटिटर समझें, अगर अपने आप को, अगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे को कंपेटिटर समझती है, तो बेटा जी ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है? ओके। इज इट? ठीक है जी। तो ये वही चीज़ है, आपको अपना इंटेलिजेंस सेल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप मुख्तलिफ प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से ठीक है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और फिर उसको आप अपनी प्लस और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। ये बस। तो ये मैकिन्जे का जो मॉडल है वो ये है कि वी शुड हैव सच सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफ, अबाउट स्टाइल, अबाउट सिस्टम, अबाउट स्ट्रेटजी, अबाउट स्ट्रक्चर, स्किल्स, और शेयर्ड वैल्यू। ये शेयर्ड वैल्यू से क्या मतलब है? मतलब इनका मिक्स इफेक्ट। नहीं बेटा जी मिक्स नहीं है। ये शेयर्ड वैल्यूज, ये इट मीन अबाउट द
कल्चर ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, कल्चर। क्योंकि जब आप किसी के कल्चर को समझोगे ना तो आपको कई चीज़ों की समझ आती है कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी कस्टम्स क्या हैं, ठीक है, उनकी नॉर्म्स क्या हैं, उनकी ट्रेडिशंस क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो लाइंस आपस में इस तरीके से हो रही हैं, ये नेचुरली ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सिस्टम इसको इम्पैक्ट करता है, ये इसको करता है, ये इसको ये सब आपस में एक दूसरे को देखे वो कर रहे हैं। स्टाफ का इम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का स्टाफ के साथ, स्किल का स्टाफ, स्टाफ का स्किल के साथ, ये इंटरडिपेंडेंट है बहरहाल। तो दिस इज व्हाट दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कंपैरेटिव इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मीन इंफॉर्मेशन। आप अब जब भी सी आए पढ़ेंगे तो competitive intelligence mean the competing data and different information of related to the competitor in the market. तो जिस तरह Honda must be having a basic and information regarding Suzuki, regarding Toyota and their product and their strategies and their pricing, whatever जो जिसको वो समझते हैं कि ये क्रिटिकल है, ये डाटा हमारे पास होना चाहिए, और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है। क्लियर? यस। आज लोग जस्ट 8 लोग हैं। कोई लोग इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया हुआ है जी? यस सर। अगर कौन है जी? असद? यस सर असद। असद कैसे हो भाई? ठीक है सर बस थोड़ी तबीयत डाउन है काफी दिनों से। क्या हुआ, क्या है? कोई बुखार वगैरह और गले में कोई इन्फेक्शन है। अच्छा अच्छा। तो असद आपके अलावा कोई और नहीं है कोई यहाँ अभी ज्वाइन? तो फिलहाल तो कोई नहीं है, ग्रुप में एक लड़का था कोई हैदर नाम का, लेकिन पता नहीं वो ज्वाइन करता है क्लास के नहीं है, ये नहीं पता। अच्छा, तो ये कराची से कुछ लोग जी अगर हों तो प्लीज। तो अब स्टूडेंट्स पहले तो ज्यादा होते थे, अब लोग ऐसा सा 16-17 से अब लोग आ गए हैं, 8-9-10, 8-9-10। सर मेरे ख्याल में एग्जाम होने वाले हैं 28 से, तो इस वजह से लड़के भी थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। चलिए जी प्लीज। अच्छा जी, अब हम आगे मूव कर रहे हैं माय डियर। हमारा दिस इज द टॉपिक ऑफ पोजीशन ऑडिट। अच्छा, रिमेंबर यू मे टॉक स्ट्रेटेजिक पोजीशन। असल में जो पोजीशन ऑडिट हम करना चाहते हैं, अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिस टॉपिक इज रिलेटेड with the like to see कि हम कहाँ हैं, हमारे कंपेटिटर, ठीक है। तो उसमें हमने ना असल में देखना है कि व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज। देखिए जिस तरह हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक फिट, असद बताइएगा स्ट्रेटेजिक फिट क्या है? थोड़ा माइंड से निकल गया सर। सोनिया बेटा बताइएगा। सर याद नहीं आ रहा। अच्छा जी उस्मान आप बताइए बेटा। सर अपॉर्चुनिटीज आपकी और इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ। सिर्फ इतना नहीं कहना, आपने कहना है एग्जैक्टली कि मैचिंग ऑफ द स्ट्रेंथ विद द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, सॉरी। देखो ना, फिट ये बनेगा कि जहां जी हमारी स्ट्रेटजीज, आई मीन सॉरी, स्ट्रेंथ मैच कर जाएं हमारी मतलब आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब फायदा ही कुछ नहीं है। और यू हैव अपॉर्चुनिटी बट यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। तो माय डियर, अगर दो सर्कल आप इस तरह लगाएं ऊपर नीचे, तो वो एरिया जहां स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज ओवरलैप कर जाएं, वो वाला एरिया क्या कहलाएगा? ये फिट होता है माय डियर। अच्छा, इसे ऐसा भी कह लें कि आपकी जब स्ट्रेटजीज आर अकॉर्डिंग टू दी अपॉर्चुनिटीज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक जो आप बनाते हैं, तो दूसरे लफ्जों में
बात अल्टीमेट वही है कि जब आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो आप मैच करोगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, सर और जैसे अल्टीमेट रिसोर्सेज और बात वही। कैपेबिलिटीज हो गई, सॉरी। सर रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज जो हो गई वो आपने मैच करनी है अपनी जी जी, अपॉर्चुनिटी के साथ। श्योर। आपने, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटीज और यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ। यस सर। मसलन एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अगर आप फाइनेंस वगैरह अकाउंटिंग पढ़ते हो, कंपनी की लिक्विडिटी कंपनी का एक कैश एसेट है, और वो लिक्विडिटी ज़्यादा होना या कम होना। अच्छा, अब अगर लिक्विडिटी आपके पास है और आप अब फ्यूचर अवेलेबल है और आप काम कर लेना चाहिए, सर आपकी तो इसका आवाज मतलब कट वहाँ सर रही है। अपॉर्चुनिटी आवाज है। आपकी सर। और आप फर्ज करें सर आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, आवाज नहीं आ रही। यू डोंट हैव स्ट्रेंथ माय डियर, सर आपके पास तो कैश ही नहीं है जी। सर आपकी सर आवाज ही आपकी नहीं आ रही। डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज सर में। आवाज नहीं आपकी क्लियर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये कनेक्शन में हुआ था अभी। अब बच्चों बताइएगा प्लीज। यस सर अब इज इट? सही है। चलें, थैंक यू। अच्छा, तो ये दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन। अच्छा, यहाँ ऑडिट अगेन मीन दैट वी आर गोइंग टू इवेल्युएट और इन्वायरमेंट, और वीकनेस इन्वायरमेंट में स्ट्रेंथ। हमने यस अल्टीमेट एक्सटर्नल इंटरनल, असल में उनको हम जब देखते हैं तो माय डियर दिस इज, अब आइए जरा इसमें पोजीशन ऑडिट है क्या चीज। A systematic assessment of the current strengths and weaknesses of an organization as a prerequisite for future strategic planning. तो इन फैक्ट हमने देखना है कि हम कहाँ हैं, what is our position, what are our strength, what are our weaknesses, as a prerequisites of future strategic planning। का मतलब क्या है कि हमने जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ब्रॉडर प्लानिंग करनी है उसके लिए हमें असेसमेंट करना है सिस्टमेटिक तरीके से कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। अच्छा, बात देखिएगा माय डियर, आपने जब स्ट्रेटेजिक ऑडिट कंडक्ट करना है तो आपको ये स्टेप करने होंगे। स्टेप वन, सिचुएशन असेसमेंट, मीन व्हाट इज आवर बिजनेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, व्हाट इज आवर कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक विजन। फिर आपके पास इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम करते हैं, फिर स्ट्रेटजी इवेल्यूशन होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन हम देखते हैं, फिर एक्शन प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट स्ट्रेटेजिक ऑडिट। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस हमने बता दिया। अच्छा, अब देखिए स्ट्रेटेजिक, अब चूंकि सबसे पहले हमने क्या बात की है, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट हम करते हैं, और अब इस वजह से हमारे पास स्ट्रेटेजिक असेसमेंट में हमने क्या करना है कि व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो माय डियर, आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होती है ना, वो वही जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, VMGO। वी इज विजन, मिशन, गोल, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मिलके कंपनी की स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनती है कि कंपनी विच इज इंटेंडेड टू अचीव इन फ्यूचर। ओके, how do we rank in our business and why, what is our fiscal condition and why, what is the relationship between business strategy, organization, environment, and overall performance, what is our sustainable competitive advantage, what core competences do we possess, and what are our strengths, do we use these fully, what are our weaknesses, how can we solve or mitigate these। mitigate किसको कहते हैं रिड्यूस करना सर, जी? कम करना। टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। जी जी, यस यस, मिटिगेशन। और ज्यादातर ये लफ्ज रिस्क में इस्तेमाल होता है, आप लोग फाइनेंस में या पढ़ते हुए, मिटिगेशन ऑफ रिस्क का मतलब है रिडक्शन ऑफ रिस्क। और व्हाट आर आवर अपॉर्चुनिटीज, हाउ कैन वी एक्सप्लॉइट दीज, व्हाट आर द थ्रेट्स टू अस, व्हाट कैन डू अबाउट दीज। आफ्टर दिस वन, नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो होते हैं वो क्या हैं कि हमारी व्हाट इज आवर कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक विजन, do the executive possess the right leadership skill and abilities, are the top manager entrepreneurial and corrective। ये काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये एंटरप्रेन्योर ना कहा करें,
ऑन ओ की आवाज निकाला करें, ऑन्टरप्रेन्योरियल, ओ की आवाज करके, ऑन ऑन्टरप्रेन्योरियल, creative, and are they willing to take risks? Are they analytical? Do they possess necessary organization talents? And do they possess necessary interpersonal skills? Are they willing to change? After this one, dear students, then we are coming to सर environmental scanning. जी जी बेटा जी। सर ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट से बताइएगा कुछ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट बेसिकली क्या होगा कि आपकी कंपनीज के अंदर जो हैं वो टोटल जो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, और जो एबिलिटीज हैं एज ए कलेक्टिव जो आपकी कंपनी कर सकती है, वो माय डियर आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट है। ठीक है ठीक है। कैपेबिलिटीज भी सर कह क्लियर है? सकते हैं। मतलब जी जी, टैलेंट टैलेंट होता ही क्या है कि ये देखिए, एक मैं आपको फर्क बताऊं एबिलिटीज में, स्किल में और टैलेंट में। एबिलिटी आपकी हिडन होती है, और जो आपके पास क्वालिटीज हैं अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, वो एबिलिटीज हैं। जब आप अपनी एबिलिटीज को यूज करके कोई काम कर सकते हो तो वो स्किल बन जाता है। और जब किसी काम को आप नॉलेज और अपनी एबिलिटीज और स्किल को कंसिस्टेंट इस्तेमाल करके बार बार वही काम कर सकते हो तो माय डियर ये क्या बन गया, आपका टैलेंट। मतलब एबिलिटी जो नेचुरली आप में होती है सर एक चीज, और स्किल तो आपके मतलब आफ्टर एक्सपीरियंस या कोई चीज लर्न करने के बाद। जी जी, देखिए ना बेटा जी, बात यह है एबिलिटीज, अल्लाह ने जो आपके अंदर क्वालिटीज रखी हैं वो एबिलिटीज हैं, ठीक है। यस सर। एबिलिटीज टेक्निकल हैं, बोलने की है। अब जैसे बिल्ली जो है, अगर आप उस पर बड़ी मेहनत कर रहे हो जी, उसे ट्रेनिंग करवा करवा के उसे बुलाने की कोशिश, तो वो बोल ही नहीं सकेगी। मीन कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकती ना वो, जिस तरह यस हम सर। बोलते हैं। असल में उसके अंदर क्या है, वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, एबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। तो स्किल बेसिकली क्या है कि जब आप उस चीज को जो आपने जानते हैं उसको यूज करके कोई प्रैक्टिकल काम कर लेते हो, वो माय डियर आपका स्किल है। जिस तरह अभी एक मैकेनिक जो है वो गाड़ी ठीक कर लेता है, और गाड़ी और इंजन को ठीक कर लेना, ये उसका क्या है, ये स्किल है, ठीक है। जो कारपेंटर है सर वो वो बना लेता है चेयर, मुझसे नहीं बनती, वो जिस जैसे चाहे लकड़ी को वो कर्व करके कर सकता है, ये उसका स्किल है। और जब वो इस चीज को बार बार उसी चीज में कन्वर्ट करने की सलाहियत उसकी बन जाती है, तो वो चीज उसका टैलेंट हो जाता है। बस मैं ये बताना चाह रहा, लिहाजा एबिलिटीज हिडन होती हैं। स्किल जब आप पॉलिश करके उसकी यस सर। एबिलिटी टू डू कर लेते हो तो बेटा जी वो स्किल होता है। तो ये था जी इस हवाले से। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट का मतलब है कि एबिलिटी, टोटल एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डू, ये है हमारे पास। तो अब हमने इन्वायरमेंटल स्कैन करना है। हाउ डू वी evaluate the scope of our operations and primary competitors? What industry forces for and against us? What strategic group are we in? And what are the mobility of barriers? ठीक है। Whom do we serve? तो इस टाइप की ये बहरहाल चीज़ें हैं। After this one, my dear, we will be moving towards strategy evaluation. अब हमने strategy को evaluate करना है कि what business या businesses should we be in add to shareholder value. What is our generic business strategy? ये generic business strategy, you know, is what ये माइकल ई पोर्टर ने तीन किस्म की स्ट्रैटेजी जनरली दी हैं, और वो है कि आई मीन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज, डिफरेंशिएशन, और दैट इज द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। अजीम आप वेलकम। पहली बात तो यह है कि, और प्लीज यू आर रेजिंग योर हैंड, जी बताइए अजीम। जी जी अजीम प्लीज। अजीम प्लीज, आर यू लिसनिंग मी? जी सर, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा वस्सलाम सर, वालेकुम। अभी आप जो पढ़ा रहे थे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और ये आगे भी परफॉर्मेंस, ये इन टर्म्स हम रिसोर्स ऑडिट के हवाले से करेंगे या ओवरऑल स्ट्रेटजी के पॉइंट्स है? नहीं बेटा जी, ये हमारा टॉपिक इस वक्त आप अगर देखेंगे ना अपना सी पार्ट को,
तो वहाँ पे रिसोर्स ऑडिट आपने शुरू किया, पोजीशनल ऑडिट। मेरा जी जी क्वेश्चन ये है कि जितने पॉइंट्स आपने अभी पढ़ाए ऊपर, मैनेजर्स और ये आगे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये इन टर्म्स ऑफ हम रिसोर्स एनालिसिस के जरिए मतलब उस व्यू से देखेंगे, या ओवरऑल आप जस्ट पढ़ा रहे हैं कि स्ट्रेटजी इवैल्यूएट करना, एनवायरमेंटल देखो स्कैनिंग देखो देखो का? देखो नहीं नहीं देखिए, पोजीशन ऑडिट आप करने जा रहे हैं या स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑडिट, तो माय डियर आपको एज ए होल अपना देखना पड़ेगा कि अपनी असेसमेंट करनी होगी, आपके मैनेजर्स, उनकी कैपेबिलिटीज, और उस हवाले से आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, आपकी स्ट्रेटजी की वैल्यूएशन। तो ये जो आप एज ए होल अपनी कंपनी को जो देखने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी बेस पे फिर आपने वो देखना है पोजीशन ऑडिट का मतलब कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जैसा कि मैं स्टार्ट में मैंने ये बात कही थी, ज़रा इसको देखिएगा थोड़ा सा कि पोजीशन ऑडिट में ये ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें। अ सिस्टमैटिक assessment of the current strength and weaknesses of an organization as a prerequisite for future strategic planning। हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, लेकिन उसके लिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से पहले अपनी फॉर्म को कलेक्टिवली देखना है और हमारी स्ट्रेंथ। अच्छा, आप देखिए आपका कहने का मकसद ये था, कि जितने पॉइंट्स हैं ये आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पहले हमें पढ़ाए हैं सारे। बेटा जी देखो, बात मैंने आपको पहले ही कही है कि ये चीज़ें आपकी रिपीट इस सेंस में हो रही है। अभी आपका वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब आप करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसमें भी ये चीज़ें आपको, अब जब आपका एक टॉपिक आ गया पोजीशन ऑडिट का, अब पोजीशन ऑडिट के अंदर फिर इसकी रेपिटेशन इस सेंस में हो रही है, क्योंकि अब ज़रा अजीम देखिए, इसमें हमने जब स्ट्रेटेजिक ऑडिट करनी है तो ये 8 स्टेप हैं, ज़रा गौर से देखिए। सिचुएशन असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी होगी, स्ट्रेटजी वैल्यूएशन, ये वो है जो अभी हम पॉइंट देखने जा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, एक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको देखने जाएंगे तो माय डियर आपको लगेगा कि ये वाले पॉइंट हमने वहां पढ़े हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट जो वहां भी हैं वहां पे भी देखने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको वो कहते हैं जी कि स्ट्रेटेजिक ऑडिट क्या है, उसके प्रोसेस और उसके स्टेप्स क्या हैं, तो उसमें माय डियर ये वाले स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपने फाइंड क्या करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और आप राइट देखिए, सर। आप देखिए ये सिचुएशन असेसमेंट पहला पॉइंट हो गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स आपके कैसे हैं, आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, अब आप आ गए स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन की तरफ। ठीक है, तो असल में ये चीज़ें है, मिक्सचर है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो वो ये होता है कि आप लोग कहेंगे हमें तो ये टॉपिक आप सर ने पढ़ाया नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक सम टाइम दिस माइट बी फील। और वैसे भी अगर आप इसको पढ़ भी रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ना, चूंकि वी आर गोइंग। तो दिस इज व्हाट इज आवर जेनरिक बिजनेस स्ट्रैटेजी, how about our international strategy, how do we you evaluate this current strategy, what really makes the difference between success and failure in our business, what are the industry key success factor। ये प्लीज रिमेंबर, CSF या की सक्सेस फैक्टर, और दो अल्फाज मैंने पहले भी आप लोगों को बताए हैं, CSF और KPIs। और आप की सक्सेस फैक्टर भी कह सकते हैं और दूसरा इसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इसका डिफरेंस का पता है ना जी आप लोगों को? अजीम, जी सर। आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का पता है क्या होते हैं? अगर कोई इफ समवन आस्क यू। सर वो ऐसे फैक्टर्स जिससे कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज लेती है, और वो मेजर किए जाते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से। हर हाँ एक जी, अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, जिससे उसे कंट्रोल भी किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर की जाती है, और जिससे कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज लेती है। और मुझे याद है कि मैंने बताया था कि जो CSF नॉर्मली क्वालिटेटिव सेंस में होते हैं और KPI क्वांटिटेटिव सेंस में होते हैं। जैसे फर्ज करें
क्वालिटी का एरिया आप कहते हैं कि जी हमारे लिए सबसे अहम है। क्वालिटी को अगर हमने ये वाली ना अटेन की तो हम compete नहीं कर सकते। ये क्वालिटी हमारी क्या बन गई, CSF। लेकिन अब क्वालिटी के अंदर हमने किस चीज़ को अटेन करना है वो हम रखते हैं। जैसे हमने कहा जी कि हमने वेस्टेज को 10% रिड्यूस करना है। अब ये हमारा क्या बन गया, ये KPI बन गया। क्लियर? ठीक है जी, ठीक है जी सर। अच्छा जी, ओके। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस माय डियर आ जाएंगी, और उसमें हम मीन वो जो हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं उनमें व्हाट इज रोल ऑफ हेडक्वार्टर, क्रिएटिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर characterizes our organization, in what ways and in what direction do our system focus people attention, what are the guiding concept of fundamental ideas, or what are the basic management characteristics in an organization, describe our approach to human resource management, to what extent do the above structure system process and uniquely reinforce and support our strategy, can we change and transform the organization। ये माय डियर हमारी दिस इज। अब हम मूव आ गए एक्शन प्लानिंग की तरफ, और इसमें हम क्या करते हैं कि विच एक्टिविटीज इनहेंस आवर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, व्हाट आर द प्लानिंग प्रीमाइजेस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फिजिकल रिजल्ट्स, व्हाट आर द फिजिबल अल्टरनेटिव टू दीज एक्टिविटीज, और फिर हम माय डियर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हमारी अब जो स्ट्रेटेजिक ऑडिट, अब देखें ना, an important part of business strategy is concerned with ensuring that these resources and competences are understood and evaluated, a process that is often known as strategic audit। तो my dear, अब हमें ये पता चल गया कि हमारी competences क्या हैं, abilities क्या है, resources क्या हैं, हमारी strength क्या है और हमारी weaknesses क्या है। So in our introduction to business strategy, we encompasses the role of business environment in shaping strategic thinking and decision making. The external environment in which a business operate can create opportunities which a business can exploit, as well as threats which could damage a business. However, to be in a position, please remember, to be in a position to exploit opportunities or respond to threats, a business need to have the right resources and capabilities। My dear, ये जो आखिरी दो तीन लाइंस हैं, अगेन ये एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द स्ट्रेटेजिक फिट की। और फिटिंग का मतलब है वी हैव टू फिट आवर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू आवर अपॉर्चुनिटीज। तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि हम पोजीशन या स्ट्रेटेजिक ऑडिट या स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑडिट इज कंडक्टेड। तो इन ए सिंपल सेंस ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस है माय डियर। अगर देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ऑडिट कैन बी समराइज्ड इनटू, अच्छा आप देखें इसी को जो हम बात कर रहे हैं अब ये एक एंगल से जब हमने इसको करना है तो माय डियर ये टूल अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा मैं आपको पहले बता दूं, रिसोर्स ऑडिट हम करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, कोर कंपिटेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, सॉट एनालिसिस, ये 6 टूल हैं जिनसे हम ऑडिट अपनी स्ट्रेटेजिक ऑडिट, इंटरनल स्ट्रेटेजिक ऑडिट हम करते हैं। तो प्लीज़ आप उम्मीद है कि इसको कंफ्यूज उससे नहीं करोगे जो आपकी दूसरी ऑडिट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, आपकी कंपनी की ऑडिट। तो ये हमने रिसोर्सेस को करना है। तो सबसे पहले रिसोर्स ऑडिट में देखा हमने लास्ट टाइम आप लोगों को क्या बताया था, RBV। व्हाट स्टैंड्स फॉर RBV? रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं। तो माय डियर रिसोर्स ऑडिट क्या है? रिसोर्स ऑडिट आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेस available to a business. Some of these can be owned, that is plant and machinery, trademarks, retail outlets, whereas other resources can be obtained through partnership, joint ventures, or simply supplier arrangement with other business। Anyhow, resources mean कि हमारे पास resources कौन से हैं, हम और हम किन के साथ resources पार्टनरशिप कर सकते हैं,
या हम कोई और अरेंजमेंट करके, बट एनी हाउ हमें इसको हम रिसोर्स ऑडिट कर रहे हैं। इसी तरह वैल्यू चेन एनालिसिस है माय डियर। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को वो उसका वीसीए का मॉडल भी ये मॉडल किसने दिया है, दैट इज़ व्हाट बाय द माइकल पोर्टर। और माइकल पोर्टर ने बताया था कि जी देयर इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, देयर इज़ सपोर्ट एक्टिविटीज़, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ में 4 किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, और वो है इन फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट। ये कंपनी के अंदर हैं। और हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का 5 हैं। वो क्या हैं कि जी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेलिंग और सर्विसेज। ये जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पीछे चेन में हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। ये उसी तरह है कि अगर आप ये कहें कि हमारी कंपनी कस्टमर को अगर सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ दे रही है, तो पीछे आपकी कंपनी का सिस्टम होना ज़रूरी है। तो सिस्टम जितना अच्छा होगा, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट फेस है टू कस्टमर, वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इससे फिर कंपनी जो है वैल्यू प्रोड्यूस करती है, और वैल्यू मीन मार्जिन। आई जस्ट वुड बी गोइंग टू लाइक मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप देखें तो इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस डिस्क्राइब द एक्टिविटीज that take place in business and relate them to analysis of the competitive strength of the business. Influential work by Michael Porter suggests that the activities of business could be grouped under two headings: primary or secondary activities. Or primary activities, those that are directly concerned with creating and delivering a product, ठीक है? Or support activities which they are directly involved in production may increase effectiveness or efficiency. Or my dear, value chain is one way of identifying each which activities are best undertaken by business and which are best provided by other, ठीक है? और ये भी एक हमारा एनालिसिस है। और एनालिसिस भी हम जब करते हैं तो वो बेसिकली हमारा ऑडिट वो जो पोजीशन है उसको देखने के टूल हैं, क्योंकि हम इंटरनली उसको देख रहे हैं। इसी तरह माय डियर, ये कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस है। हम इसको भी करके देख सकते हैं कि हमारी कोर कॉम्पिटेंस क्या है। अब कोर कॉम्पिटेंस आर दोज कैपेबिलिटीज दैट आर क्रिटिकल टू द बिजनेस अचीविंग। हम पहले बता चुके हैं कोर के साथ एक और कौन सी कॉम्पिटेंस होती हैं? दो किस्म की कॉम्पिटेंस का मैंने जिक्र किया हुआ है पहले। सोनिया बेटा बताइए। थ्रेशोल्ड। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस्मान आप बोले थे? जी सर। well, and there is a threshold or there is the core. देखिए थ्रेशोल्ड हमने पहले भी बताया था कि ये वो हैं स्ट्रेटजीज, सॉरी आई मीन एबिलिटीज, जो मार्केट के अंदर दूसरे लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मार्केट में ठहरने के लिए ये आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन इससे कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल नहीं होता। जब भी आपने आपने कोई डिस्टिंग्विश होना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है कि वो दूसरों से बेहतर हो, तो माय डियर उसके लिए आपको कोर रिसोर्सेज, यूनिक रिसोर्सेज और कोर कॉम्पिटेंस की तरफ जाना होगा। So, my dear, the starting point for analyzing core competences is recognizing that competition between businesses is as much a race for competence mastery as it is for the market position and market power. Senior management cannot focus on all activities of the business and the competence required to undertake them. So the goal is for management to focus attention on competences that really affect competitive advantage. तो आप उन एरियाज पे फोकस करें जिनको करके आप दूसरों पे एडवांटेज ले सकते हैं। माय डियर, दिस इज परफॉर्मेंस एनालिसिस or the resources. Audit, value chain, and core competence analysis help to define the strategic capabilities of a business. After completing such analysis, questions that can be asked that evaluate the overall performance of the business. These questions include: how have the resources deploying in the business change over the time? So this is historical analysis.
नाउ मे आई नो व्हाट हिस्टोरिकल एनालिसिस मीन? अगर मैं कहूँ जी आपने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करना है, कोई एग्जांपल देंगे आप लोग? जी जी प्लीज। सर आपकी हिस्ट्री से जितने भी है लाइक हिस्ट्री बेटा बताएंगे ना जरा, उसको जरा। सर अगर बिजनेस से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जितनी भी थी लाइक दैट सर, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री थी सर, इस तरह की हिस्ट्री का एनालिसिस सर। हाँ, इसका बड़ा आपकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर पिछले 5 साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेसिकली ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, उसका एनालिसिस कर लो तो ये आपकी क्या बन गई, हिस्टोरिकल। अच्छा, वैसे आप थोड़ा सा एक तो हिस्टोरिकल एनालिसिस है, एक हिस्टोरिकल डाटा भी होता है, ये बताएंगे क्या होता है हिस्टोरिकल डाटा? अजीम आप इस पे बोलिएगा। जी जी प्लीज अजीम, हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है? सर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी खास चीज, मतलब एक खास सिमत में जी डाटा, मतलब जैसे कह रहे हैं कि किसी खास सब्जेक्ट के, मतलब एक चीज के बारे में जो एनालाइज करना, या वो है मतलब पास्ट डाटा जो है निकालना किसी एक चीज के बारे में, उसको हम ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा। बेटा जी आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो डाटा होता है ना जी, वो हिस्टोरिकल बस है। हिस्टोरिकल का मतलब ही है कि डाटा यू आर रिकॉर्डेड ऑन द एक्चुअल वैल्यू। और आपने प्लांट लिया है 10 लाख रुपए का, तो कंपनी में उसे मार्केट वैल्यू के ऊपर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे शो नहीं करते। आप करते हो मार्केट वैल्यू के ऊपर? नहीं। आपने 10 लाख का लिया और अब आप करके हर साल उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो और बुक वैल्यू पे शो करते हो। Now, such data which is being shown on actual जिस पे आपने खरीदा था, इसको हम हिस्टोरिकल डाटा कहते हैं। जी अजीम प्लीज, आप you're raising your hand प्लीज। अजीम प्लीज। अच्छा, ये बात होगी असद क्लियर? यस सर। और इसको तो ये हमारा हिस्टोरिकल एनालिसिस, हाउ डू द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ बिजनेस कंपेयर विद अदर इन द इंडस्ट्री, दिस इज इंडस्ट्री नॉर्म एनालिसिस। हाउ डू द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस कंपेयर विद बेस्ट इन क्लास, wherever that is to be found, this is benchmarking. Or how has the financial performance of the business changed over time, and how does it compare with key competitor and the industry as a whole, this is a ratio analysis. तो बहरहाल परफॉर्मेंस आपने एनालिसिस करनी है, और परफॉर्मेंस एनालिसिस में इट मे बी लाइक industry analysis, historical analysis, it may be a benchmarking, it may be a ratio analysis. अजीम बेटा आप बात करना चाह रहे थे, प्लीज कीजिएगा। चले जी जी। अच्छा जी, अब हम आ गए पोर्टफोलियो एनालिसिस में। अच्छा, वैसे मुझे एक आप सब लोगों से क्वेश्चन है, हम पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। और एक डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज होती है? डिफरेंट, मतलब जी जी डिफरेंट शेयर्स परचेज करते हैं ताकि उसका रिस्क रिड्यूस हो। हाँ, और एक बड़ा एक वेल नोन एक स्लोगन यूज किया जाता है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, अगर आप लोगों को फाइनेंस वगैरह में पढ़ा हो। अजीम जी प्लीज, अजीम बोलिएगा। अजीम प्लीज। यू कैन स्पीक अजीम। जी सर, आपने मुझे म्यूट कर दिया था सर। डाइवर्सिफिकेशन में वैट मिनिमाइज करने के लिए ना हम डाइवर्सिफाइड करते हैं और रिटर्न ताकि मैक्सिमम हो हमारा।
हाँ जी, असल में जब हम कहते हैं डाइवर्सिफाई, तो एक सेंटेंस जरूर बोला करें कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सुना हुआ है? यस सर। तो यही है ना कि अगर आप अपने तमाम एग्स एक बास्केट में रख दोगे, उसमें मैक्सिमम नुकसान भी हो सकता है। दिस इज द पॉइंट कि हम कंपनीज आर नाउ इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोडक्ट, या कंपनी इज मेकिंग अ डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे हम कहते हैं ना कि जी मंशा ग्रुप, इसका मतलब है कि वो ग्रुप इस वजह से है कि उसके अंडर डिफरेंट बिजनेसेस हैं। दे आर इन पावर सेक्टर, दे आर इन शुगर, दे आर इन बैंकिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स लाइक। तो असल पीछे आइडिया होता है कि वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क। So diversification basically is done for the mitigation of the risk. ठीक है? तो portfolio analysis, the overall balance of the strategic business unit of a business, mean कि एक business के कितने यूनिट हैं और कंपनी के, आप उसको एनालिसिस जैसे BCG मैट्रिक्स में हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप कहते हैं ना कि ये हमारी बिजनेस स्टार है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये डॉग्स हैं, ये है, तो आप टेक्निकली आप उसको, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। बहरहाल इसी तरह जो आप लोगों ने कहा जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट शेयर कर लेते हैं, तो वो भी आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगी। एनी हाउ, मोस्ट लार्ज बिजनेसेस हैव ऑपरेशन इन मोर देन वन मार्केट सेगमेंट and often in different geographical market. Larger diversified group often have several decisions, so each containing many business units operating in quite distinct industry. An important objective of strategic audit is to ensure that the business portfolio is strong and that business unit requiring investment and management attentions are highlighted. So this is important. A business should always consider which markets are most attractive and which business unit have the potential to achieve advantage in the most attractive market. तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना जी, हम जब पोर्टफोलियो में कि ये हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, इसका मतलब है कि ये वो लेवल है कि जहां हमने जो इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट में या सेक्टर में की है, इनका रिटर्न इस वक्त मैक्सिमम लेवल के ऊपर है और इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हमारे पास एज ए होल नहीं थी। वो आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बन जाता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 ऐसी जगहों पे इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि उसका रिटर्न मुझे सबसे मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हो जाता है। ठीक है, तो फंड मैनेजर जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को बेस के म्यूचुअल फंड वाले वो जो कर रहे होते हैं। एनी हाउ जी, दिस इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। और फाइनली हमारे पास ये भी एक टूल है एंड दैट इज अ SWOT एनालिसिस माय डियर। तो SWOT एनालिसिस we know strength, weaknesses, opportunities, or is an important tool for auditing the overall strategic position of a business. अच्छा, आप देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 बातें बताने की कोशिश की है। एक तो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑडिट या पोजीशन ऑडिट माय डियर क्या है, और दूसरी मैंने ये कोशिश की है कि हम आपको बता सकें कि जो टूल फॉर द पोजीशन ऑडिट हैं वो रिसोर्स ऑडिट होती है, वैल्यू चेन एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस और SWOT एनालिसिस होता है। ठीक है जी। सो अब इस पे कोई क्वेश्चन हो? दिस वाज द मटेरियल दैट आई हैव प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑडिट के हवाले के साथ जी। इस पे उस्मान बेटा, आप ज़रा काइंडली इसको थोड़ा सा जो मेन थीम है वो ज़रा बता दें पोजीशन ऑडिट के हवाले से क्या है। तो इसमें आप सिस्टमेटिक असेसमेंट है सर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, जो कि सर प्री रिक्विजिट हैं सर आपके, बिल्कुल, इसका आपकी मतलब है रिक्वायरमेंट्स हैं।
ठीक है, ठीक है, तो इसके 8 स्टेप्स हैं, जी स्टार्टिंग फ्रॉम सिचुएशन असेसमेंट टू परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे आगे हमारे पास टूल अवेलेबल है, वो उसको आप वो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास क्या है, टूल्स हैं, और वो टूल्स हम इनको यूज़ करके वी कैन चेक, वी कैन एनालाइज आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है जी, बात क्लियर। यस सर। नाउ माय डियर, हमारे पास एक और टॉपिक है, और ये है लिमिटिंग फैक्टर्स के हवाले के साथ। तो आप लोग 2 3 4 5 लंबे लंबे सांस, ऑक्सीजन ज़रा लें आप लोग, ताकि थोड़ा सा आइस ब्रेकर के तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना आप लोग। ज़रा अजीम ज़रा सांस लें लंबी लंबी। जी सर। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ज़रा थोड़े से लंबी लंबी सांस लें, एनर्जाइज। जी सर। हाँ जी, आप लोग भी रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा। इस अभी कोई कराची कराची से किसने ज्वाइन किया जी, प्लीज? इज देयर एनीबॉडी हु हैव ज्वाइंड फ्रॉम कराची, प्लीज? नो नो, आई मीन वॉइस। अच्छा जी, प्लीज मेरा ख्याल आप शुरू करें जी हम। यस सर। जी अच्छा जी, इसको अजीम आप बेटा लिमिटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन को पढ़ोगे जरा प्लीज? सर खुद बताऊंगी या इधर से देख के पढ़ूं? नहीं बेटा, पढ़ना है ताकि बस। A limiting factor is a resource or environmental condition which limits the growth, distribution, or abundance of organism or population within an ecosystem. They can be either physical or biological factors, which can be identified through a response of increased or decreased growth, abundance or distribution of population, when the factor is changed, and when the other factors necessary to life are known. अच्छा देखिए, बेसिकली यू नो द बेसिक आइडिया इज व्हाट के सम टाइम मुख्तलिफ बायोलॉजिकल ग्रोथ बंदे की रुक जाती है, और वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। पॉपुलेशन इज द रीजन, इकोसिस्टम इज द रीजन। तो माय डियर, हमने बेसिकली अपना रैशनैल इसके अंदर ये डेवलप करना है कि वो चीज़ें, जो फैक्टर हमें किसी काम को करने से रोक दे और वहाँ वो काम ना हो सके, तो बेटा जी इसको हम क्या नाम देंगे? वो लिमिटिंग फैक्टर्स। और यू नो, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें लिमिटिंग फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि लिमिटिंग फैक्टर इज अ रिसोर्स और इन्वायरमेंटल कंडीशन विच लिमिट द ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ को, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसकी अबंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मसलन जिस तरह हम समटाइम कहते हैं ना कि जी ये पॉपुलेशन इसमें इतनी ज्यादा हो गई है कि ये काम अब हो ही नहीं सकता, तो टेक्निकली वो क्या बन गई? वो हमारी लिमिट बन गई। तो पॉपुलेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म है, और इकोसिस्टम आपका क्या है? जो इन्वायरमेंट है। तो ऐसे फैक्टर जो आपके इन्वायरमेंट आपको वो काम करने से रोके और वो डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रोथ उसमें ना हो सके, माय डियर, वो हमारे क्या है? लिमिटिंग फैक्टर्स है। ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है, और इसको हमने, ये लिमिटिंग फैक्टर्स। अब आइए टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की। अच्छा देखिए, जब हम टाइप्स पे माय डियर हम आएंगे, तो हमारे पास इस टाइप्स के हवाले से एक हमारी टाइप है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। क्या है? डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर का मतलब है कि हम
पॉपुलेशन के टोटल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और वो बाज का पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम वो हेल्थ के वो मेयार अचीव कर ही नहीं सकते। फर्ज करें अगर हमें एक खास इसे मैं सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँ, एक कमरे के अंदर मैक्सिमम हेल्थ वाले कहते हैं जी 4 से ज्यादा बंदे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हमारी यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल में अगर 10-10 बच्चे एक कमरे में डाले जाएंगे तो माय डियर वहां फिर मसाइल पैदा होंगे। वो फैक्टर कौन सा बन गया? लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि आप वो काम 3 या 4 में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा ओवर ग्रोथ पॉपुलेशन कर दोगे तो माय डियर वो काम फिर नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर क्या होते हैं। डेंसिटी से यहाँ मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। आर दोज फैक्टर whose effect on a population is determined by the total size of the population. Predation and disease as well as resource availability are all example of density dependent factor. अच्छा, अब देखिए प्रीडेशन एंड डिजीज या रिसोर्स अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर है। अच्छा, अब देखें फर्ज करें कि अभी हमारे पास अगर हम कहें कि जी लोग की पॉपुलेशन पाकिस्तान में गरीब लोगों की इतनी ज्यादा है कि हम उस चीज के ऊपर ओवरकम ही नहीं कर सकते और वो अपने उस लेवल से आगे जा ही नहीं सकते। हम कहते हैं जी अ कंट्री इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर, क्योंकि वो गरीब हैं, चूंकि वो गरीब हैं। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का ह्यूज होना, हैवी होना, वो ग्रोथ की तरफ एक लिमिटिंग फैक्टर है माय डियर। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब देखें एज एन एग्जांपल जरा सुनिए। डिजीज इज लाइकली टू स्प्रेड क्विकर थ्रू ए लार्जर denser population, impacting the number of individual within the population more than it would in a smaller, more widely depressed population. अच्छा, मुझे बताइए कि अगर किसी शहर में जिस तरह अब कराची के मसाइल बने हुए हैं कि जितनी आबादी होनी चाहिए थी, अगर उससे मैनी टाइम ज्यादा आबादी वहां है तो शहर की तरक्की रुक जाएगी ना जी। अब वहां सफाई के मसाइल आ गए ना वहां पे। वजह क्या थी? कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। और इस वक्त ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है जिनकी वजह से कराची के वो काम जो होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। क्योंकि सिटी में आबादी इतनी ज्यादा है कि वो इदारे चाहें भी तो वो काम होना फॉर द टाइम भी बहुत मुश्किल है, वो ग्रोथ नहीं हो पाती। वहाँ डिजीजेस, चूंकि लोगों ने नालों के ऊपर आबादियां कायम की हुई हैं, इंक्रोचमेंट की हुई है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। अब यहाँ पे आबादी जरूरत से ज्यादा होने की वजह से वो काम ना होना, ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। यू गॉट द पॉइंट जी? अच्छा जी, अब आइए जरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट, पहला कौन सा? डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर था। अब है हमारा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, वन विच लिमिट द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट whose effect is not dependent on the size of population. The number of individual. Example of density independent factor include environmentally stressful events such as earthquake, tsunamis, volcanic eruption, as well as sudden climate changes as a drought or a food, flood or destructive occurrence such as input of extreme environmental pollutions. Density independent factor will usually kill all member of a population regardless of the population size. अब देखिए माय डियर, अच्छा अब देखें ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि अचानक अगर अर्थक्वेक आ जाए और पॉपुलेशन मर जाएगी, तो किसी ये कौन से है? ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर हम उसको कहते हैं कि जिस के आबादी की वजह उसकी बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ हम कहते हैं कि किसी एरिया में अगर जितने अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे और वहां वो काम नहीं हो सकेगा, ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई वहां सुनामी आ गया, आए आए दिन वहां पे वोल्केनिक फट गया, और जिसकी वजह से ऐसे फैक्टर जिससे आबादी डैमेज होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, उसको हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं। और ऐसे फैक्टर जो आबादी के साइज की वजह से वो हमें काम नहीं करने देते, उसको हम डिपेंडेंट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। तो पहले तो आप लोगों ने ये दो फैक्टर्स को जहन में रखना है कि हमारे पास जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर किसको कहते हैं
और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर किसको कहते हैं जी? इज इट क्लियर जी? सर Affirmative. यस सर, सॉरी यस सर, क्लियर है। जी जी, आगे मैं आगे चलूं जी? अच्छा, अब देखिए इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे ये बायोलॉजी के अंदर फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं. Limiting factors can also be split into further categories. Physical or abiotic factors including temperature, water availability, oxygen, salinity, light, food and nutrient. Biological factor में क्या आएंगे कि that is our biotic factor में involve interaction between organisms such as predations, competition or parasitism, or that is the herbivory. तो बेटा जी देखें, जिस जगह कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा, अब ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं. और फिजिकल फैक्टर्स में हमारे कौन से बायोटिक फैक्टर्स? टेम्परेचर है. जैसे आप देख लें कि जुलाई के अंदर लोगों का एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है. वजह क्या है? टेम्परेचर, वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन, सैलिनिटी, लाइट, फूड, ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं. बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैसा है. मसलन देखें, अगर एक जगह कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वहां ग्रोथ होगी बेटा जी? नो सर। मसाइल होंगे ना वहां कंपटीशन. आप कहते हैं यार वहां तो सर्वाइव करना मुश्किल है, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अब ये फैक्टर कौन सा बन गया? ये इंटरेक्शन का फैक्टर है. क्योंकि दो या दो से ज्यादा कंपनीज के दरमियान ऑलरेडी कंपटीशन इतना सवियर है और कंपटीशन ह्यूज होने की वजह से नई फॉर्म के लिए वहां चांसेस कम हो गए. इसको आप क्या नाम देंगे? कि ड्यू टू दी बायोटिक फैक्टर्स द ग्रोथ इज इम्पॉसिबल वन इन सच एरिया. तो माय डियर, हमारे जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो फर्दर हम उसे फिजिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल फैक्टर्स होते हैं कि जो आपका वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और बायोटिक फैक्टर्स वो हैं जो हमारे इंटरेक्शन. तो इंटरेक्शन बाज का आपको ग्रोथ की रीजन भी देता है और बाज का आपको ग्रोथ नहीं होने देता. तो माय डियर, अब हम आते हैं, ये हमारी एग्जांपल्स और लिमिटिंग फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज. अब आइए जरा, रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर, लाइट, स्पेस, शेल्टर एंड एक्सेस टू मेट्स, all are limiting factor. If an organism, group or population does not have enough resources to sustain it, individual will die through starvation, so dissections and stress, or they will fail to produce offspring. तो my dear, अब देखो ना, अगर राजस्थान में थर में अगर लोगों के पास खाने के लिए चीज ही नहीं है तो वुड यू लाइक कि वो सरवाइव करेंगे? अब वजह क्या है? चूंकि वहाँ खाने की चीज ही नहीं है. अब वहाँ डिजायर्ड खुराक ना मिलना, ये उनके लिए क्या बन गया? अब वो उस लेवल के ऊपर ग्रोथ कर ही नहीं सकते, उनकी हाइट बेहतर हो ही नहीं सकती. वजह क्या है? कि वहाँ डाइट की कमी. अब डाइट की कमी बेसिकली एक क्या बन गया? लिमिटिंग फैक्टर. यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह ये हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में है जी. लिमिटिंग फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट एज इन्वायरमेंटल कंडीशन. टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आर टेम्परेचर एंड precipitation. So these are widely affected by the climate and seasonal changes within the. So my dear, resources might be, and sometimes आपका environment भी आपको क्या करता है कि वो उस काम को करने से रोकता है. ये अभी जो मैंने बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स का मेरा ख्याल है अभी बताया था, तो ये ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स में द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग मैनी लिमिटिंग फैक्टर एज स्पीसीज दैट डज नॉट हिस्टोरिकली एग्जिस्ट. आज अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे जानवर वो अब ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी हमारी बड़ी इंसानों की, और उन्होंने उन जंगलात को डिफॉरेस्ट किया और वहाँ से वो ख़त्म हो गए. इसका मतलब रीज़न बेसिकली क्या है? ये डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है. चूँकि इंसान की आबादी बढ़ने की वजह से एनिमल की आबादी और वो जंगलात कम हुए और उस वजह से वो खत्म हो गए. ये ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर है. तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स सच एज decreased availability of space due to
deforestation is a global issue causing decline and extinction in many population वगैरह. तो this is what. इसी तरह resources are also increasingly scarce due to hunting and like leaching of nutrients from soil, which causes intraspecific or interspecific competition within a between population. Removal of predator has also disturbed the balance of natural biotic cycle of predator and prey. In some cases, prey animal have also been able to thrive on the absence of the predator, so exceeding the carrying capacity of ecosystem and causing environmental change. तो माय डियर, दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर. और ये मैं थोड़ा सा, हम पहले चूंकि पढ़ चुके हैं, ये हमारा वैल्यू चेन है. और वैल्यू चेन मैंने माय डियर लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ा दिया है ना जी, वैल्यू चेन. एक्सक्यूज मी, वैल्यू चेन पढ़ाया हुआ है मैंने जी. जी सर. तो ये वैल्यू चेन वही है कि ये हमारा सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, और ये इसको आप लोग पहले, हम माइकल पोर्टर का ये है, और ये मार्जिन, और ये वो चीज़ें जो हैं इसको आप लोग इसको देखेंगे. और ये मैं मज़ीद, ये तो है. अब वैल्यू चेन में माय डियर, फॉर्म एज ए वैल्यू चेन में प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑपरेशन, आउटबाउंड, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. ये मार्केटिंग, ये हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं. उनमें मटेरियल, इक्विपमेंट, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, ये ज़रा मैंने एक मुख्तलिफ मॉडल ज़रा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अदरवाइज मॉडल आपका बुनियादी तौर पे यही है, ठीक है. इसी तरह इसको इस एंगल से भी हम देख सकते हैं, ये वाला, कि जी हमारे पास देखिए ये हमारी क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्राइमरी एक्टिविटी, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सर्विसेज. तो माय डियर, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो इनको देखें. यहाँ पे कौन है, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है. ऑपरेशन में स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस हो सकते हैं. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप क्या है, ट्रांसपोर्टर, कन्वे ड्राइवर एसोसिएशंस. और मार्केटिंग में डीलर नेटवर्क, मार्केटिंग रिसोर्सेज फॉर्म, व्हीकल. और सर्विसेज में आई मीन लाइक दिस इज व्हाट आपका रीजनल वेयर हाउसेज, डीलर, वर्कशॉप. तो ये उनको असिस्ट करते हैं. देखें, ये जितना बेहतर होगा ऑपरेशन उतना ही बेहतर हो जाएगा. ये आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज हो गई. सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर आपके कौन है, सपोर्ट एक्टिविटीज. ये उतनी ही प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी बेहतर होंगी. जितना आपका ये वाला सिस्टम बेहतर होगा उतना. तो बात असल में माय डियर यही बताने की है कि वैल्यू चेन का मतलब ही ये है कि हर एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है. ये एक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है, ये एक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है. तो वैल्यू चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन विच वन शुड हैव टू कंसिडर. तो दिस इज ये हमारे है. इसमें देखें ये वैल्यू की डेफिनेशन है. द वैल्यू इज द टोटल अमाउंट, total revenue that a buyer are willing to pay for a firm's product. The difference between the total value, revenue, and the total cost of performing all the firm's activity provide the margin. My dear, ये margin है, ये वाला है margin. असल में ये है margin. असल में ये क्या है कि रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट सारी लेस कर दें, जो पीछे आपके पास बचता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो मार्जिन है. असल में प्रॉफिट अर्न करना ये कंपनी की वैल्यू है. वजह ये थी कि चीज़ 100 रुपए की बेची, उसकी टोटल कॉस्ट 80 रुपए है. वो जो 20 रुपये आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं मीन प्रॉफिट की सूरत में, वो आपकी वैल्यू है बेसिकली. जी प्लीज जी. नाउ दिस इज टाइम. आप लोग को क्वेश्चन अगर करना चाहें तो आई होप सो आप लोग सवाल कर सकते हैं, प्लीज. जी एक्सक्यूज मी, यू आर सपोज टू मेक योर क्वेश्चन. आ गया सर. जी सब समझ आ गया है सर. आई थिंक you are so intelligent, you are so intelligent people, wonderful wonderful stuff, genius लोग. ऐसा ही आप अजीम कहेंगे जी 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 बिल्कुल 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 ऐसा. जी हाँ जी ठीक है जी. फिर यस सर. अच्छा जी, मैंने जो कल हमारी चीज़ें होनी है उस पर मज़ीद आज भी मैं और कुछ स्लाइड मैंने आज भी शेयर, ये आप लोगों को मेरा
वो की हैं, और मजीद जो कल होगा वो आज ही आपको मिल जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इंशाल्लाह सर। ठीक ठीक है सर। चलें जी, ओके जी, खुदा हाफिज, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।